इनको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखने पड़ेगा। यानी कि आप इसमें टोटल अगर 76 गुणे 20 कर दें, ये यानी कि 0 2 छक्के 12 2 सत्ते 14 1 15, 1520 सवाल आपको करने हैं। ठीक है, अब यहाँ से समझो टोटल अगर अर्थमेटिक और अगर एडवांस मिला लें तो इतने कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे आगे आने वाले पेपर में भी। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जब भैया 63 यानी कि 63 सेट मैंने करवा दिए थे 2021 के, तो ये भी करवा देंगे। बस पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और आराम से करेंगे। अभी जीडी का जब आगे पेपर होगा उसमें टाइम लगेगा, तो हम लोग धीरे धीरे से फिनिश कर लेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। देखो, एवरेज स्पीड का फार्मूला सभी को पता होगा, क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझ गए? टोटल डिस्टेंस देखो आपको ये दी गई थी, यानी कि इन सबको जोड़ेंगे 20 10 30 5 35 और 10 45, 45 और 20 65 होता है, 65 और 4 69 होता है, बटे टोटल टाइम। टोटल टाइम देखो एस बराबर डी अपॉन टी होता है, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब अगर हमें टाइम निकालना हो तो डी अपॉन एस करना पड़ेगा, यानी कि डिस्टेंस ये है और एस यानी कि स्पीड ये है। तो यहाँ से अगर टाइम निकालेंगे तो 4, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम आ गया, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 6 आ गया। इन सबको जोड़ेंगे तो 5 5 10 4 14 6 20, यानी कि टोटल टाइम कितना हो गया? 20 हो गया। यानी कि इससे काटेंगे 2 3 6 2 चौकू 8 2 पंजे 10 हो गया। ये यानी कि एक जीरो नीचे और था, यानी कि 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल करते हैं। देखो ये भी सिंपल सवाल है, इसमें बस आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। कैसे? इसको देखो, दूर दूर वाले से गुणा होता है, यानी कि मोहब्बत दूर दूर वालों से ज्यादा चलती है और पास पास वालों से भी चल जाती है। तो गुणा करते हैं 17 अपना 85 और फिर 9x आएगा, यानी कि डिफरेंस होगा कहीं ना कहीं। तो आप लिखने के बजाय डायरेक्ट डिफरेंस कर सकते हैं, मैं अभी लिख के दिखा रहा हूँ। तो 17 अपना 85x आ जाएगा, फिर इधर गुणा करेंगे माइनस का 17 दूनी 34 y हो गया। समझ गए होगे बात को? बराबर 9 का गुणा करेंगे किसमें? इस वाले टर्म में, यानी कि 9x माइनस का 9 दूनी 18y हो गया। तो यहाँ से देखो x इधर आ जाएगा तो 85x माइनस का 9x बराबर 34y और इधर माइनस का 18y। तो इतना लिखना नहीं, डायरेक्ट माइनस करके लिखना है, ठीक है ना? तो देखो 15 से 9 गया, यानी कि 76x हो गया। 14 से 8 गया 6, 2 से 1 गया 1, यानी कि ये y हो गया। तो x अपॉन वाई कितना हो जाएगा? 4 चौकू 16 हो जाएगा, 4 एकम 4 4 निम 36। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, 9 गुणे 4 बटे 13 गुणे 19। अब यहाँ से देखो 13 और 19 प्राइम नंबर है, किसी से तो कटने नहीं है, यानी कि ऊपर आ रहा 36, तो 36 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात। अगला सवाल करते हैं। एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपए का लाभ हो? तो सबसे पहले हमारा काम होगा कॉस्ट प्राइस निकालना। अब देखो हमको 72,000 रुपए के अंकित मूल्य, ठीक है, इस पर क्या हुआ? 20% की छूट दी गई, यानी कि ये बन गया अब हमारा क्या? टोटल सेलिंग प्राइस बन गया। इतने पर बेचने से उसे 10% की हानि हुई। हानि किस पर होती है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। 10% की हानि यानी कि 90% की चीज बेचेगी, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 चला गया, 9 अट्ठे 72 हो गया और 8 8 64,000 रुपये हमारा क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, अब हमें 440 का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 440 इसमें जोड़ देते हैं, 0 4 4 4 6, इतने में हमें कुल मिलाकर सेलिंग प्राइस इसको हमको बनाना है। लेकिन यहाँ पर देखो कॉस्ट अंकित मूल्य तो 72,000 था, 72,000 था, यानी कि अगर ये 0 से 0 हटा दे, रेशियो बनाया है सिंपल सा और कुछ नहीं, इनका डिफरेंस करते हैं। 10 से 4 गया 6 बचा, 9 से 4 गया 5 बचा है, यहाँ पर बचा कितना है? 1 बचा है। तो 11 से 4 गया 7 बचा, यानी कि इतने की छूट देनी पड़ रही है किस पर? 7200 पर। तो डिवाइड कर दो 7200, गुणे कर दो 100%, हमारा आ जाएगा। समझ गए होगे बात को? तो यहाँ से देखो काटते हैं, 4 एकम 4 हो गया, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, फिर कितना बचा? 4 अट्ठे 32, 3 बचा था ना, तो पूरा पूरा तो कट जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 18 चौक 72, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9,
यानी कि 2 एकम 2, 0 2 पंजे 10, 10.5 की हमको क्या करना पड़ेगा, छूट देनी पड़ेगी। अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति की आय 95,000 है और उसका व्यय इतना है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो, ऐसे सवालों को एक छोटी ट्रिक से करते हैं। बस हमें आय, व्यय और बचत का हमें अनुपात बताओ। देखो, आय हमारी कितनी थी, 95,000 थी। व्यय हमारा कितना था, 75,000 था। यानी कि 20,000 हमारा क्या रहा होगा, बचत, क्योंकि टोटल आय ये हो गई और ये एक्सपेंडिचर हो गया हमारा और ये सेविंग हो गई। समझ गए। तो देखो, यहाँ से 3 जीरो ये चले गए, यहाँ से करेंगे ये 19, 5 से काट रहे हैं सभी, ये 15 हो गया, ये 4 हो गया, रेशियो पता लग गया। अब हमको ये तो पता है ना, आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस का आपका खर्च। ठीक है, यहाँ पर देखो आय का रेशियो 19 बराबर बचत कितनी थी, 4 प्लस का 15 हो गया। अब यहाँ से देखो 18% आय में हुई तो यहाँ पर 18% लिख दो आय के नीचे, 12% व्यय में हुआ तो 12% इसके नीचे, हमें बचत का निकालना, उसके नीचे एक्स। बस इनका कर दो गुणा, 19 गुणा 18 करेंगे, 19 अट्ठे 152 हो गया, यहाँ से लगा 15, 19 एकम 19, 19 और 10 29, 29 और 5 34 हो गया बराबर 4x हो गया, और 15 गुणे 12 180 होता है। अब यहाँ से देखो 180 इधर लाएंगे तो 2 14 से 8 गया, 6 2 से 1 गया, 1 बराबर 4x हो गया। यानी कि x बराबर 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, भाग तो जाएगा नहीं, 4 पंजे 20 हमारा आंसर। ठीक है, समझ गए होगे। तो इतना इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना कीजिए। अगला सवाल करते हैं। दिव्या ने एक कार इतने रुपए में खरीदी, यानी कि 3,50,000 में, और इतने में बेची, उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो देखो, यहाँ से ये जीरो से तो जीरो जा चुके हैं और फिर काटेंगे तो 5 सत्ते 35 हो गया, यहाँ से 5 अट्ठे 40, बचा कितना 3, 5 सत्ते 35। तो देखो यहाँ से छूट कितनी दी गई, छूट इन द सेंस आपने कितने प्रॉफिट में बेचा ये समझ लो। यानी कि 70 की चीज 87 में बेचा तो 70 का प्रॉफिट लिया, 17 का, इस पे 70 पे गुणे कर दो, 100, जीरो से जीरो चला गया। यानी कि यहाँ से आए 170/7, यहाँ से करेंगे 7 दूनी 14, बचा कितना है 3, 7 चौक 28, यानी कि 24 समथिंग आंसर आएगा तो हमारा आंसर। अगला सवाल। एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास इतना सेंटीमीटर और ऊंचाई इतनी सेंटीमीटर है, इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात करें। देखो, शंकु की बात कर रहा है कि बेलन की, बेलन की बात कर रहा है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h प्लस r होता है। अगर हम अंडर मल्टीप्लाई कर दें तो 2πr/h प्लस का 2πr² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यानी कि इसमें जोड़ना क्या है, हमको 2πr/h जोड़ना है। यहाँ से देखो अगर इसको लिखते तो 4πr/h लिख सकते थे, प्लस का 2πr² लिख सकते थे, बिल्कुल। अब यहाँ से देखो, जब व्यास 14 है तो रेडियस कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। यानी कि इस वाले टर्म को हम लिख सकते थे 2 गुणे 2πr/h प्लस का 2πr²। ये क्या लिखा है, ये सर्किल का तुम्हारी परिधि लिखी है। सर्किल की परिधि जब 7 सेंटीमीटर रेडियस हो तो 2πr कितना होता है, 44 होता है। समझ गए, ये तो याद होगा, जब रेडियस 7 होती है तब हमारा 2πr की वैल्यू 44 आती है और πr² की वैल्यू 154 आती है। ये सभी को याद होना चाहिए। यानी कि एक 14 वाला, यानी कि ये दो आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ से 44 रखेंगे, इसकी वैल्यू 44 दूनी 88, h की वैल्यू कितनी है 2, प्लस πr² एरिया हो गया, एरिया कितना निकला 154, तो 2 गुणे 154 हो गया। यानी कि 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 17, 2 चौकू 8 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया। यानी कि 8 6 14 4, हाथ से लगा 1 हो गया, 8 हो गया, 3 1 4 हो गया, आंसर। अगला सवाल। एक शहर में भालुओं की संख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। अब यहाँ से देखो 100 से चीज 103 हो रही है, ठीक है, वर्तमान दी गई है, यानी कि जो बड़ी हुई है ना इसकी वैल्यू दी गई थी, 2 वर्ष पूर्व की पूछी गई, यानी कि कहीं ना कहीं चीजें इस तरीके से आई होंगी। तो इसकी वैल्यू हमको दी गई थी कितनी, 21218,103 × 103 × 100 × 100।
यानी कि कहीं ना कहीं देखो, अब हमें क्या, 3 त्रिका 9, 9 में किसी का तो मल्टीप्लाई होगा जिससे हमें क्या मिलेगा, हमें ये वाला 8 मिलेगा। तो 9 में देखो ऑप्शन पकड़ो, अब 5 का गुणा करेंगे 9 में, 9 पन्ना 45, हमें 8 चाहिए था। 9 का करेंगे 9 में 81, नहीं होगा। 8 का करेंगे तो 9 8 72, नहीं होगा, केवल एक ही ऑप्शन था। ठीक है, तो इतना शॉर्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या कैलकुलेशन करते रहो, फंसे रहोगे भैया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच अंतर क्या होगी। देखो 180 में 40, यानी कि एक का अगर मूल्य निकालने तो डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 4 चौको 16, 4 पंजे 20। 2 दर्जन, यानी कि एक दर्जन का मतलब होता है 12, 2 दर्जन का मतलब कितना हो गया, 24 हो जाएगा। यानी कि हम अगर एक पेन का मूल्य निकालें तो डिवाइड 24 करना पड़ेगा। 6 तियां 18 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, यानी कि यहाँ से 7.5 आ गया। दोनों का डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा, 3। अगला सवाल। ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है। वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 खर्च करता है, तो ए की आय क्या होगी। देखो ए की आय 100 मान ली, उसने भोजन पर आय का 45% और उसने वृद्धाश्रम में भी आय का 5%, टोटल कितना हुआ 50। इस 50 की वैल्यू दी गई थी 28,500। हमसे 100 की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया। इसका क्या गुना हो रहा था, 2 गुना। इसका भी 2 गुना कर दें तो 0 0 2 पंजे 10, 2 28 दूनी 56, 1 57। अगला सवाल। एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी को 8 दिनों में पेंट कर सकता है, सी उसी को 10 दिनों में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिनमें ए द्वारा पेंटिंग पेंट की जा सकती है, यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दें। पहले दिन ए अकेला पेंट करना आरंभ करता। तो देखो ए 12, बी 8, सी 10 दिन। एलसीएम लेंगे तो 120 आ गया, यहाँ से 10 हो गया, यहाँ से 15 हो गया, यहाँ से 12। ये आ गई उनकी क्या, एफिशिएंसी। पहले दिन किसने किया, ए ने किया। दूसरे दिन ए प्लस का बी प्लस सी, क्योंकि एक दिन छोड़कर एक दिन चल रहा है। ठीक है, तो ए अगर करता तो 10 करता, तीनों मिलकर करते, तीनों को जोड़ते हैं तो 30 और 7 37 हो जाता। यानी कि इनका 2 दिन का काम कितना है, 47। कितने दिन का, 2 डेज का। समझ गए होगी बात को। तो यहाँ से देखो 120 में अगर 47 का हम भाग करें तो कितनी बार जाएगा। थोड़ा ऑप्शन का भी ऑब्जर्वेशन देखा करो। यहाँ पर देखो हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 5 लाने के लिए 4 पे जाएंगे, तो यानी कि 7 वाला तो बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी कि 3 दिन होना चाहिए था, 4 तियां 12। तो यहाँ पर देखो अगर 2 का गुणा करते, 2 सत्ते 14, 2 चौकू 8, 1 9 94। अगर 3 का करते, अगर मान लो 40 गुणे 3 करते तब 120 हो रहा है ना। तो अगर 4 का करते तो बहुत ज्यादा हो जाता है, यहाँ पर 47 है ना, तो ये तो नहीं हो सकता, तो 2 बार हो गया। यानी कि 2 डेज आया हमारा यहाँ से भाग करने पर, लेकिन एक्चुअल में 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 4 दिन का काम यहाँ से हो चुका है। तो 120 से 94 हो गया काम, बचा कितना, 10 से 4 गया 6, 11 से 9 गया 2, बचा काम। समझ गए होगे। अब किसका नंबर आएगा, एन वाई साहब का आएगा। ये एक दिन में 10 काम कर देंगे, काम बचेगा कितना, 16, यानी कि एक दिन और पहुंच गए, यानी कि 5 दिन पहुंच गए। अब इनका नंबर आएगा, डिवाइड 37 करना पड़ेगा। अब ऑप्शन पकड़ लो भैया, ये हो नहीं सकता क्योंकि इतना आगे तो जाएगा नहीं ना, ये हो सकता क्योंकि इससे आगे हम आ चुके हैं, ये होना नहीं है क्योंकि कहा है भैया 5 से आगे अब डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर तो हम ऑब्जर्वेशन से लगा सकते हैं ना। ठीक है, अगला सवाल। 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं और 4 बच्चे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो 5 महिलाएं 8 दिनों में, 8 बच्चे 10 दिन में। ठीक है, इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं, तो m/v 2/1 हो गया, यानी कि इफिशियंसी आ गई। टोटल काम यहाँ से निकाल लें, 5 एम की इफिशियंसी 2 गुणे 8, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अब करना किसको है, 2 महिलाएं, महिलाओं की इफिशियंसी 2 प्लस 4 बच्चे, बच्चों की इफिशियंसी 1, यानी कि 2 दूनी 4 4 8, यानी कि इससे हमें काम करवाना। डिवाइड कर दो 8 से, गुणा कर दो, यानी कि 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगला सवाल।
अब यहाँ से देखो इसका चतुर्थानुपाती निकालना। देखो कोई भी नंबर है ए बी सी का चतुर्थानुपाती निकालना हो तो इसको x मान के हम कर लेते हैं a अपॉन बी सी अपॉन x। समझ गए बात को। तो यहाँ से देखो अब हम करेंगे तो √6 अपॉन √8 बराबर √21 अपॉन √x, नहीं केवल x। ठीक है, वो उनकी इंडिविजुअल वैल्यू। अब अगर मान लो जैसे रूट में किसी किसी को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो क्या किया करो, स्क्वायर करके लिख दो। तो सबका स्क्वायर करेंगे तो 6/8 21/x², 3 सत्ते 21 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, यानी कि x² बराबर 4 × 7 हो गया, यानी कि दोनों तरफ फिर से रूट लेना पड़ेगा। तो x बराबर 2√7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना लेखा मत करो, ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए था कि इसका इसमें गुणा होगा, इससे भाग होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन कम से कम करनी है। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। अब देखो उसने स्पीड को क्या किया, 2 थी 1 कर दी, आधी कर दी। टाइम क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। पहले टाइम कितना लग रहा था, 5 घंटे, अब कितना लगेगा, 10 घंटे। कितना अधिक लगा, 5 घंटे अधिक लगा। अब ये रेशियो वाला सभी को पता होगा, S बराबर D अपॉन T होता है। D तुम्हारा कांस्टेंट हो जाए तो S इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/T। यानी कि जो S का रेशियो होगा उसका अपोजिट टाइम का रेशियो होगा, जो टाइम का रेशियो होगा उसका अपोजिट स्पीड का होगा। ठीक है, अगला सवाल। एक दुकानदार अपनों वस्तुओं पर, क्या बात है, लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ है ना, 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। 2400 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करेगा। देखो ऐसे सवालों में ये लिखा है, इसको तुरंत अंकित मूल्य बना दो। 120 हो गया, इसको तुरंत कॉस्ट प्राइस बना दो। 60 हो गया, हमको वैल्यू इसकी दी गई थी कितनी, 2400। कै गुना हो रहा था, 20 गुना, इसका भी 20 गुना कर दो, 1200 आंसर। ये होता कैसे है, जैसे छूट हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है। कितना हो जाएगा, 40% छूट यानी 60% पे बेचा। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है यानी 120/100। ये कैंसिल आउट, इनका रेशियो बनाएंगे तो MP अपॉन CP 120/60 हो जाएगा। वही चीज ये डायरेक्ट बना के लिख देते हैं। ठीक है, अगला सवाल। अब यहाँ से देखो ये तो आसान सवाल है, औसत चाल, ये एक नज़र इधर जरूर डाल लिया करो। अगर औसत चाल मिल जाए तुम्हें कुछ सोचना है, तुम्हें पता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है कि 2 × x × y अपॉन x प्लस का y, यानी कि 2 × 64 × 16, और 64 और 16 का सम कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे 8 × 8 = 64, 8 एकम 8 हो गया, फिर 8 दूनी 16, 16 16 256 बटे हो गया 10, यानी कि 25.6 आंसर। अगला सवाल। 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं। ये 12 सेकंड 18, 24, 36, 45 के अंतराल पर बजती हैं। घंटियां पुनः किस समय पर बजेंगी। भैया सिंपल सी बात है, इनके एलसीएम से ही वो आगे आगे मिलती जाएंगी, यानी कि 12, 18, 24, 36, 45। अब यहाँ से देखो सिंपल सा 180 तो हमें दिख रहा है, यहाँ से होगा, लेकिन 24 में गड़बड़ लग रहा है, 24 से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ से देखो 12 × 2 तो लिख सकते हैं ना, 12 से 180 तो कट ही रहा है क्योंकि यहाँ से भी दिख रहा है, 2 रह रहा ना, तो इसको और चिपका दो, यानी कि टोटल एलसीएम हो गया 360 बस। यानी कि 360 सेकंड बाद वो दोबारा एक साथ बचेंगी। लेकिन इसको मिनट में बनाएंगे तो ये 0 से 0 6×4 36, यानी कि 6 मिनट के अंतराल पर ये एक साथ बजेंगे। तो देखो 9 बजे पहली बार बजी, अगली बार 9:06 पर। ठीक है, अगला सवाल। 80,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में, वर्षों में इतनी हो जाएगी। अब यहाँ से देखो रेट 10%, 10 से चीज क्या हो गई होगी 11, क्योंकि 10% को क्या लिखेंगे 1/10, तो हो गई होगी इनकी पावर कुछ हुई होगी, इनकी पावर कुछ हुई होगी, जिससे क्या हुआ होगा कि अगर 80,000 की राशि है वो 117,128 हो गई होगी। अब यहाँ पर देखो 10 बनाना है, यानी कि यहाँ पर कहीं पे 10 की पावर बनानी, यानी कि 8 को हमको हटाना है, तो 8 एकम 8, सिंपल सी बात हो गई। यहाँ से करेंगे 8 एकम 8 हो गया, बचा कितना 3 बचा, तो 8 चौक 32 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, बचा कितना 5, फिर 8 छंग 48, 3 बचा, 8 चौक 32, 8 एकम 8। ये तो तुम्हें दिख गया 10 की पावर 4 है।
ये तुम्हें नहीं दिखा 11 की पावर 4 होगी कि नहीं होगी। मोस्ट प्रोबेबली ये होना ही है, क्योंकि अब किसी से कटेगा भाई, ये 10,000 है, ये इससे कट जाएगा, किसी भी कीमत पर कैसे भी नहीं कटेगा। अगर आपको क्रॉस चेक करना तो क्यूब तो पता है ना, एक 11 का गुणा करना है। 11 के गुणा कैसे करते हैं, लास्ट टर्म लिख दी, फिर इन दोनों को जोड़ा 4, फिर इन दोनों को जोड़ा 6, फिर इन दोनों को जोड़ा 4, फिर ये लास्ट वाला नंबर लिख दिया, हमको दिख गया ना, बस। ठीक है, तो प्रैक्टिस है बस। अगला सवाल, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का व्यास क्या होगा? ध्यान रखना क्या पूछा गया, व्यास। यानी कि यहाँ से देखो, रेडियस हमको दी गई थी शंकु की कितनी, 9, ऊंचाई दी गई थी कितनी, 15, और यहाँ पर देखो इसकी यानी कि बेलन की हाइट कितनी दी गई थी, कैपिटल एच मान लो 45। यहाँ से आर हमको फाइंड करना था, तो देखो 1/3 पाई, आर स्क्वायर का मतलब शंकु का लिख रहा हूं तो 9 गुणे 9, एच का मतलब 15, बेलन का अगर हमें लिखना पाई, आर स्क्वायर हमको निकालना है, एच हमको दिया गया है। यानी कि यहाँ से करेंगे 15 तियां 45, 3 त्रिका 9 हो गया, और फिर 3 से 3 कट गया होगा, यानी कि आर बराबर 3 आ गया। पाई से पाई तो कैंसिल आउट, हमको 2 गुना पूछा गया था, 6 आंसर, क्योंकि व्यास रेडियस का 2 गुना होता है। अगला सवाल, मोहन एक टेबल को इतने रुपए में बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो 100 की चीज एक 18% लाभ पर बेचेंगे तो 118 में बेचा जाएगा हमारे हिसाब से। क्वेश्चन में कितने में बेचा गया, 2832 में। हमको 100 की वैल्यू निकालनी थी, तो देखो 2832 बटे 118 इंटू क्या हो गया, 100 हो गया। अब यहाँ से देखो 8 में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमको 2 मिल जाए, समझ रहे, 8 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 2 मिल जाए, तो देखो 8 2 64 नहीं होगा ना, 8 पन्ने 40, यानी कि कहीं ना कहीं 25 अट्ठे 225 से कम, 25 में 20 जोड़ेंगे तो 45, यहाँ से भी नहीं होगा। इससे मिल सकता था इससे, लेकिन यहाँ से ये देखो यहाँ पर 200 जीरो है, यहाँ पर 1 है, तो इसी का कंफ्यूजन है ना केवल, तो उसको काट लेते ना, 2 पंजे 10, 2 में 18 हो गया, 2 एकम 2, 2 चौकू 8 हो गया, फिर 2 एकम 2, 2 छक्के 12। अब एक चीज बताओ, 24 का टेबल याद है, 24 ने में कितना होता है, 216 होता है, यहाँ से लगा एक के 24 पंजे 120 होता है, इसको जोड़ दो, 1 4 1, यानी कि 1416 आ गया, तो इतना नहीं कर पाओगे। ठीक है, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं, 2 जीरो हमें दिख रहा था, वो किसी से नहीं कटने वाले हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर नीचे मिल गया था नंबर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो जब 40 और 50 के बीच कितनी आभाज्य संख्या है, देखो एक मोबाइल नंबर है, चाहे किसी का भी मान के याद कर लो, चाहे मम्मी पापा का, चाहे गर्लफ्रेंड का, चाहे गर्ल्स हो तो बॉयफ्रेंड का, भाई बहन का, चाचा चाची का, किसी का भी मान के याद कर लो भैया। 44 22 32 2 3 2, यानी कि 44 22 322 321, ये नंबर एक याद कर लो छोटा सा। ये हो गया, देखो ये पहली लाइन तुम्हारी क्या डिनोट कर रही है, यह पहली लाइन तुम्हारी डिनोट कर रही है 1 से 10, दूसरी 10 से 20, तीसरी 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50 में कितने आ रहे, 3 आ रहे बस। तो एक नंबर याद कर लो, बहुत काम की चीज है। अगर मेंस में ये सवाल आ गया तो आपको 3 नंबर देगा भाई। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 10 जनवरी का शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आप धीरे धीरे करके